Student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing respiratory system unit first, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। तो आज के इस यूनिट में हम आप लोगों को रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसकी एनाटमी क्या है और उसके बाद फिर हम उसकी फिजियोलॉजी आपको बताएंगे। तो वीडियोस को आप पूरी देखिएगा और इसमें हम आप लोगों को एमसीक्यूज भी मेंशन करेंगे कि इस यूनिट में आपके पास कौन और किस टाइप के एमसीक्यूज फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, तो इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को आज की वीडियो हम कवर करते हैं। हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेज स्पेशलाइज्ड फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द ब्लड। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जब भी आप नाम सुनते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आते हैं और हमारे पास हमारे ब्लड में और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक और एक्सचेंज ऑफ गैसेज लंग्स एंड ब्लड, तो ये तमाम हम हमारे पास एक सिस्टम के फॉर्म में होते हैं और उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास डिफिनीशन हो गई रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ये डिफिनीशन याद किया करें क्योंकि अक्सर सिंपल ये डिफिनीशन भी हमारे पास एमसीक्यूज में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सेल ऑफ द बॉडी। तो क्या है कि जब हमारे पास एटमॉस्फेयर और हमारे बॉडी के जो सेल हैं उसके दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज को रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये हमारे पास जो है लंग्स में होती हैं। लंग्स में किस तरह के, हमारे पास लंग्स में जब हम एयर अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आ जाता है और फिर लंग्स उसको बाहर लेकर आता है। तो एक्सचेंज इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर और हमारे बॉडी के सेल के दरमियान को कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इंक्लूड थ्री थिंग्स। इसमें तीन चीजें हमारे पास रिस्पायरेशन में आती हैं। तो इन तीन चीजों को आप एमसीक्यूज के लिए याद कर ले, मैं इसको मैग्नीफाई कर लूं आपके सामने। पहला हमारे पास है वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। सिंपल सी है कि हमारे पास वेंटिलेशन ऑफ लंग किसे कहते हैं कि जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वेंटिलेशन, कि एयर को अंदर लेकर जाना और फिर बाहर लेकर आना, का ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। इसके बाद फिर हमारे पास दो आ जाते हैं, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आता है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। देखो, एक तो वेंटिलेशन हो गई कि हम एयर अंदर लेकर आते हैं और बाहर लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास रिस्पायरेशन की बात आती है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ये होते हैं कि जब हम एयर को अंदर लेकर जाते हैं तो हमारे लंग्स में वो एयर हमारे लंग्स से डिफ्यूज होके आ जाता है ब्लड में, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। इसके बाद क्या है? इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब ये ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है तो ये ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में हमारे पास टिश्यू में जहां पे सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से CO2 बन चुका है तो वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड से ऑक्सीजन वहां चला जाता है। तो ब्लड और टिश्यू के दरमियान जब एक्सचेंज होती है तो उसको कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, और जब लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज होती है तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले, सीख ले। सही है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन लंग्स और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज होगा और इंटरनल रिस्पायरेशन ब्लड और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज होगा। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और फिर वो ऑक्सीजन जो आपके सेलुलर लेवल तक पहुंच चुका है थ्रू इंटरनल रिस्पायरेशन, फिर वहां पे ये आपके पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए वो ऑक्सीजन यूज होता है हमारे बॉडी में। इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन।
तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो टाइप के फंक्शन हैं, एक रिस्पायरेटरी फंक्शन है और दूसरा नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन करता है, लंग्स लेवल पे वेंटिलेशन होती है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास लंग्स में जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग वो एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज होती है, ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन है। ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम टिश्यू, ये इंटरनल रिस्पायरेशन जो हमारे पास, तो ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक क्या है फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ब्लड एंड टिश्यू, तो ये हमारे पास चार फंक्शन जो हो गए, ये इसके रिस्पायरेटरी फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के रिस्पायरेटरी फंक्शन हो गए। इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम के हमारे पास नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन क्या है कि ये एयर को फिल्टर करता है क्योंकि हमारे बॉडी को तो एयर की जरूरत होती है, तो एयर का फिल्टर करना ये भी एक नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है। प्रोटेक्टिव क्लींजिंग रिफ्लेक्सेस क्या है कि ये हमारे पास क्लींजिंग रिफ्लेक्शन इसी में होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ईयर्स को क्लीन करता है। ईयर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो डायरेक्टली आपको छींक आ जाती है। अल्फेक्शन भी करता है, हमारे नोज में अल्फैक्टरी बर्ड्स होते हैं, अल्फैक्टरी जिसमें हम सूंघते हैं, तो ये सूंघने का हिस्स कि एक चीज को हम सूंघ लेते हैं, हाँ यहाँ पे गैस लीकेज है, यहाँ पे जो है खुशबू वगैरह फ्रेगनेंस, तो वो अल्फेक्शन ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन है, लेकिन नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है। ये वोकलाइजेशन, ये हम जो बातें करते हैं, ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है। तो ये हम आगे फिर पढ़ते हैं कि अल्फेक्शन किस तरह होती है, वोकलाइजेशन कहाँ होती है और कौन सा पार्ट हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का है जो वोकलाइजेशन जिसके जरिए हम बोलते हैं, कौन सा पार्ट हमारे पास है जिसके जरिए हम सूंघते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल, हमारे पास हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है जो हमें माइक्रोब वगैरह से बचाता है, जिसमें हमारे पास ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं। इस मेंटेनेंस ऑफ वाटर की मेंटेनेंस भी करते हैं, क्योंकि रिस्पायरेशन के जरिए हमारे पास जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर इस्तेमाल होते हैं, और ये थ्रू नोज जो है ये ह्यूमिडिफाई करता है, वह उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, और बाकी भी हमारे पास ये मेंटेनेंस ऑफ वाटर में फंक्शन है इसका। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है रिस्पायरेशन, क्योंकि हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी रेट का टेम्परेचर के साथ जो है इफेक्ट होता है ये मेजर। और हमारे पास रेगुलेशन ऑफ पीएच को रेगुलेट करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास पीएच को मेजर इफेक्ट करते हैं। और ये जब हमारे पास ICU वगैरह पेशेंट होते हैं, वहाँ पे जो एसिडोसिस वगैरह उसमें होती है, तो वो रिस्पायरेटरी भी होती हैं, और हमारे पास क्या होती है, मेटाबॉलिक। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ये पीएच, और ये आप आगे AHN में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सेक्रेशन ऑफ ये ACE एसिटाइल कोलिन वगैरह जो हमारे पास, तो ये सेक्रेशन भी जो है किसका, ये इसका काम है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ACE हमारे पास एंजियो कन्वर्टिंग इंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम है। यहाँ पे ACE जो हमने पढ़ा, तो इसका मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारे पास कौन सा एंजाइम, ये हमारे पास हमारी बॉडी में ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो आगे जाके आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में इसका पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी डिवीजन, अब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिवीजन हुई है, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास कौन से पार्ट आते हैं, नोज आता है, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स आते हैं। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में ट्रीका, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड लंग। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, आपके पास सिंपल एमसीक्यूज इससे आ सकता है कि विच वन इज अ पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, विच वन इज अ पार्ट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये अभी हम जो है एक एक करके ये रिस्पायरेटरी सिस्टम अब हम आगे पढ़ते हैं। ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास पहला पार्ट जो है वो नोज है। अपार्ट फ्रॉम अल्फेक्शन द नोज हैव सेवरल फंक्शन। देखो नोज से हम सूंघते हैं, तो सूंघने के अलावा इसके और फंक्शन है, कौन से हैं, इट वार्म्स, क्लीन
ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर। जो हम एयर इनहेल करते हैं ये उसको गर्म कर लेते हैं, क्योंकि कोल्ड एयर हमारे लंग्स को में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नमूनिया वगैरह काज हो सकते हैं। उसको क्लीन कर देता है, उसको जो है माइक्रोब्स वगैरह से क्लियर कर देता है, उसको ह्यूमिडिफाई भी करते हैं। ड्राई एयर आपके लंग्स के लिए नुकसानदेह है, तो उसको ह्यूमिडिफाई करता है। तो ये तीन फंक्शन जो है हमारे पास किसके होते हैं, ये तीन फंक्शन हमारे पास नोज के हो गए। इट सर्व एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर दैट एम्पलीफाई द वॉइस। देखो वहां पे नॉन रिस्पिरेटरी फंक्शन जो हमने पढ़े थे, वोकलाइजेशन, बातें करना, ये चीजें, तो जब हम बोलते हैं तो ये एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर भी वो काम करता है, क्योंकि आप अपने नोज को बंद कर ले और फिर बातें करें, और नोज को ओपन करें और फिर बातें करें, तो दोनों उसमें जो है फर्क होगा। तो ये भी नोज का एक फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेसल कैविटी होती है, नेसल सेप्टम। नेसल कैविटी, नेसल सेप्टम, नेसल सेप्टम जो आपके एक नासल को दूसरे नासल से वो करते हैं, अलहदा करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन दरमियान में होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है, जो कि जर्म्स वगैरह को जो है क्लीन करता है, इनहेल्ड एयर को। इसमें हेयर्स भी होते हैं और अल्फैक्टरी रिसेप्टर भी होते हैं, जिसके जरिए आप अल्फेक्शन करते हैं, आप सूंघते हैं। Pharynx. Pharynx is a muscular tube extended about 13 सेंटीमीटर 5 इंच। अच्छा, फेरेक्स में ये जो इसकी डायमीटर है ये एमसीक्यूज में आती है। इसकी डायमीटर जो है आप याद कर ले, फेरेक्स की जो डायमीटर है आप इसको याद कर ले। नेजो इट इज डिवाइड, ये हमारे पास 3 रीजन में, ये 13 सेंटीमीटर नोज के बाद फिर नेक्स्ट फेरेंक्स हमारे पास आता है, और फेरेंक्स जो है वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि इंचेस में 5 आता है। और इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारे पास इसका पार्ट जो है वो है नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स लाई डार्सल टू द सॉफ्ट पैलेट, जो कि हमारे माउथ ओरल कैविटी का सॉफ्ट पैलेट ये उसके डार्सल साइड पे लाई करता है। इट रिसीव स्टूशियन ऑडिटरी ट्यूब्स, ये हमारे पास कान के जो ट्यूब होते हैं वो भी फेरेक्स में जाके ओपन होते हैं। इट हाउसेस अ फेरेंजियल टॉन्सिल, और यहाँ पे हमारे पास फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के टॉन्सिल्स हैं और उसकी लोकेशन हमारे बॉडी में है, जो कि अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन टॉन्सिल चूंकि आप लोगों का टॉपिक नहीं है, वो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो है वहां पे आप टॉन्सिल्स, उसके इन्फेक्शंस वगैरह सब कुछ आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद आपको होना चाहिए कि फेरेंक्स के जो 3 पार्ट्स हैं, उसके फर्स्ट पार्ट्स में हमारे पास क्या है कि उसकी लोकेशन वो सॉफ्ट पैलेट, ये देखो, ये अगर आपके पास माउथ कैविटी है और ये आपके पास पूरा हेड है, तो ये आपके फेरेंक्स जो है ये यहाँ पे होता है। फेरेंक्स हमारे पास ये यहाँ पे होता है, सही है। तो ये हमारे पास ये लोकेशन है। इसमें स्टेशियन ट्यूब हमारे पास फेरेंक्स में ओपन होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी होते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप इसकी लोकेशन याद कर ले। दूसरा हमारे पास फेरेंक्स का पार्ट है ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स द स्पेस बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड रूट ऑफ टंग। सॉफ्ट पैलेट हमारे पास जो है माउथ का, जो मैंने आपको बता दिया, उसके और टंग के जो एंड पार्ट हैं, इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या लाई होता है, ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स एक्सटेंडेड इंफीरियर टू द हाइड बोन, और हमारे पास हाइड बोन के इंफीरियर ये लाई करता है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये यहाँ इस फिगर से आप देख लें, ये इस फिगर से आप यहाँ पे देख रहे कि ये फेरेंक्स हमारे पास यहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये पीछे हाइड बोन होता है, तो ये हाइड बोन से इंफीरियर में पाया जाता है। यहाँ पे जो है स्टेशियन ट्यूब यहाँ पे इंटर हुए होते हैं, वो फेरेंजियल नेजोफेरेंक्स में हमारे पास ओपन होते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, और फेरेंजियल टॉन्सिल भी यहाँ पे ओपन होते हैं। इसके बाद फिर ओरोफेरेंक्स मैंने आपको बता दिया, इट मीन्स टू एक्सटेंड फ्रॉम यलवा टू दी लेवल ऑफ हाइड बोन। क्या है कि ये आपकी यलवा, ये जब आप माउथ ओपन कर ले किसी मिरर के सामने और वहां पे एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से लटकता हुआ नजर आता है, इसको कहते हैं युलवा। युलवा कौन कहते हैं, कौन यलवा कहते हैं, कौन युलवा कहते हैं, आप इसको जिस तरह प्रोनाउंस करें। ये इसके और
हार्ड बोन के दरमियान में हमारे पास जो है ये ओरोफेरेंक्स पाए जाता है। इसमें कौन से, इसमें पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। तो देखो एमसीक्यूज के लिए फिर आप याद रख लें कि फेरिंजियल टॉन्सिल हमारे पास कैसे नेजोफेरेंक्स में थे और ओरोफेरेंक्स में हमारे पास पैलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल थे। सही है। देखो ये यहाँ पे आपको जो YouTube में पढ़ाया जा रहा है, तो इसके अगर क्लास में आपको मैं पढ़ाता फिजिकली तो वहाँ पे आपको 3D उसको आपको स्केलेटन पे और मुकम्मल मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास 3D वगैरह अवेलेबल नहीं है तो इसलिए आप इसको टेक्स्ट से ही समझने की कोशिश करें। तीसरा पार्ट हमारे पास है लेरिंजियोफेरेंक्स। लेरिंजियोफेरेंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द हाइड बोन टू क्रिकाइड कार्टिलेज। ये हाइड बोन से लेकर क्रिकाइड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड होता है। इनके दरमियान में हमारे पास ये होता है। सही है। ये क्रिकाइड कार्टिलेज का टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने उसमें लेक्चर में फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंजियोफेरेंक्स सर एज अ कॉमन पैसेजवे फॉर बोथ फूड एंड ईयर। यहाँ पे आप एमसीक्यूज देखें कि फेरेंक्स का कौन से पार्ट, ओरोफेरेंक्स और लेरिंजियोफेरेंक्स, फेरेंक्स के ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसमें हमारे पास फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। ये हमारे पास कॉमन है। ये इसकी लोकेशन यहाँ पे आप देख ले कि नेजोफेरेंक्स, ये हमारे पास ये नेजोफेरेंक्स की लोकेशन है। यहाँ स्टेशन ट्यूब यहाँ पे इंटर हुआ होते हैं। दूसरे पास ये हमारे पास ओरोफेरेंक्स है। तो देखो ये 60 पैलेट था जो मैं आपको कह रहा था, ये 60 पैलेट है और ये हाइड बोन, तो इनके दरमियान में हमारे पास ओरोफेरेंक्स है और लेरिंजियोफेरेंक्स ये इसके पीछे यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे क्रिकाइड कार्टिलेज होता है। तो ये हमारे पास लोकेशन है 3 फेरेंक्स की। अब इसके बाद आ जाते हैं लेरिंक्स पे। द लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स, लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इस अ कार्टिलेजिनियस चैम्बर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये डायमीटर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कीप फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ एयरवे बट इट आल्सो प्रोड्यूस साउंड। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि देखो फेरेंक्स और तो हमारे पास ईयर और फूड के लिए एक है, लेकिन फेरेंक्स के बाद फिर लेरिंक्स में आपके पास फूड नहीं जाना चाहिए। तो ये लेरिंक्स क्या करता है, आपके लंग्स वगैरह में फूड और वाटर को जाने से रोकता है, फूड और फ्लूइड को आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है लेरिंक्स का। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। और इसके साथ ये हमारे पास जो है साउंड का भी काम करता है। अब किस तरह ये फूड को रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स, द ग्लॉटिस एट द बेस ऑफ टंग is guarded by a flap of tissue called epiglottis. During swallowing, extrinsic muscle of larynx pull the larynx down upward toward the epiglottis. The tongue push the epiglottis downward and the epiglottis direct food and drink into the esophagus dorsal to the airway. अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि देखो ये हमारे पास जो है ग्लॉटिस होते हैं, ये हमारे पास ग्लॉटिस हैं जो कि लेरिंक्स का एक हिस्सा है। इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये फ्लैप से होते हैं जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब आप खुराक करते हैं तो ये ग्लॉटिस आपके पास जो है ये हमारे पास ग्लॉटिस होते हैं, लेरिंक्स का हिस्सा है। इसके ऊपर हमारे पास जो है एपिग्लॉटिस हैं। और जब हम खुराक करते हैं, खाना खाते हैं, स्वॉल्विंग करते हैं तो क्या होते हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और ये एपिग्लॉटिस जो है ये इसके ऊपर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये आपके पास क्लोज हो जाते हैं। फिर जब ये क्लोज हो जाते हैं ये जब क्लोज हो जाते हैं आपके पास, तो खाना, फूड और फ्लूइड आपके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आता। तो आपका जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम एस्पायरेशन जो है उससे बच जाता है। तो ये इसका मेन लेरिंक्स का फंक्शन है। अच्छा, वो लोग जिसमें एपिग्लॉटिस में प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई बात नहीं, एपिग्लॉटिस के अलावा आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम भी रखा हुआ है जो खुराक और पानी को आपके लंग्स वगैरह में जाने से रोकता है। वो कौन सा सिस्टम है, वो हमारे पास है वेस्टिबुलर फोल्ड। द वेस्टिबुलर फोल्ड्स ऑफ लेरिंक्स आल्सो कीप
फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ एयरवे इवन इफ एपिग्लॉटिस इज रिमूव्ड। कि वेसिटेबुलर फोल्ड्स हमारे पास फोल्ड नुमा चीज़ें होती हैं, फोल्ड नुमा एक्सटेंशन होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि ग्लॉटिस को कवर करती हैं, स्वॉल्विंग के दौरान एयरवे को प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, फूड और फ्लूइड के इंटर होने से। अगर एपिग्लॉटिस रिमूव किए जाए कोई बात नहीं। तो ये आपके पास जो है वोकल कार्ड है, क्या है कि फूड के दौरान क्या होता है कि ये देखो ये यहाँ पे ओपन होते हैं, लेकिन जब आप फूड ये वगैरह करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं। देखो ये ओपन है लेकिन फूड के दौरान ये क्या होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। किस तरह, अब ये वेजिटेबुलर फोल्ड कौन से, ये जो फोल्ड नज़र आ रहे हैं, ये वाइट जो आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं, तो ये वेजिटेबुलर फोल्ड हमारे पास वाइट वेजिटेबुलर फोल्ड है। और इसके बाद फिर एपिग्लॉटिस होती है। तो अगर एपिग्लॉटिस खुदा ना ख्वास्ता आपके पास किसी भी वजह से नहीं चले जाए या काम करना छोड़ दे, तो वेजिटेबुलर फोल्ड जो है वो अहम काम करते हैं। और यहाँ पे जो युलवा की बात मैं करा था तो वो ये है युलवा जो आप पे पिछले गुजर चुका है। अब लेरिंग्स, लेरिंग्स में ये चीज़ें आप याद रख लें, देयर आर 9 कार्टिलेज, 3 अनपेयर्ड एंड 3 पेयर्ड। हमारे पास 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 अनपेयर्ड हैं और 3 पेयर्ड। तो जो 3 पेयर्ड हैं वो फिर हमारे पास 3 दूनी 6 ये बना देता है, और हमारे पास 3 अनपेयर्ड है तो ये फुल 9 बनते हैं। तो ये 9 कार्टिलेज हमारे पास लेरिंक्स में जो है वो कौन से हैं। जो अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं वो तो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख लें कि अनपेयर्ड कार्टिलेज हमारे पास ये है। और जो पेयर्ड कार्टिलेज हैं वो एरेटिनाइड, कार्निकोलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ये एमसीक्यूज 2018 में जो एमसीक्यूज आया था तो उसमें इन स्लाइड से एमसीक्यूज आया था कि हमारे पास ये एरेटिनाइड कार्टिलेज आई थिंक सो आया था कि ये कौन सा, ये हमारे पास जो है पेयर्ड कार्टिलेज का हिस्सा है। ये अब थायराइड कार्टिलेज जो कि अनपेयर्ड कार्टिलेज है लेरिंक्स का, दिस फॉर्म द एडम्स एप्पल। ये जो मर्द होते हैं जब उसके प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उसके गले में ये एडम्स एप्पल एक बोन सा आपको नजर आ रहा होता है, जो कि फीमेल में नहीं होता और ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, तो उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। इट इज यूजुअली लार्जर इन मेल देन इन फीमेल। द थायराइड मेम्ब्रेन इज अ लिगामेंट एसोसिएटेड विद द थायराइड कार्टिलेज दैट कनेक्ट द थायराइड कार्टिलेज विद हाइड बोन। तो इसमें हमारे पास थायराइड कार्टिलेज जो कि लेरिंक्स का एक हिस्सा है, ये बैक साइड हाइड मेम्ब्रेन के साथ थ्रू थायराइड मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट होता है हाइड बोन के साथ। दूसरा हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज इज अ रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज दैट फॉर्म द इंफीरियर वॉल ऑफ लेरिंक्स। इट इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ ट्रीका। क्या है कि ये हमारे पास रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज हमारे पास जो है कार्टिलेज के टाइप्स हैं। कार्टिलेज के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, एक इलास्टिक होते हैं, हाइलिन होते हैं। तो ये हमारे पास जो है कार्टिलेज के यूनिट में आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है कि ये हमारे पास इंफीरियर टू लेरिंक्स होता है और ट्रीका के साथ ये अटैच होता है। इसके बाद आ जाते हैं एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस जो कि हमारे पास अनपेयर्ड लेरिंक्स के कार्टिलेज हैं, तो उसमें क्या है कि अ लार्ज स्पून शेप piece of elastic cartilage during swallowing difference and larynx rises। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हम जो है खुराक के दौरान फेलेंक्स और लेरिंक्स ऊपर आ जाते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस जो है उसको कवर कर लेता है और खाने के दौरान हमारे पास खाने की चीज़ें जो है वो एयरवे की तरफ नहीं जाती। ये एपिग्लॉटिस का काम है। अब हम पढ़ते हैं जो पेयर्ड कार्टिलेज हमारे पास है लेरिंक्स के, उसमें हमारे पास आते हैं पेयर्ड एरेटिनाइड कार्टिलेज। दे आर स्मॉलर। द एरेटिनाइड कार्टिलेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द पोजीशन एंड टेंशन ऑफ वोकल फोर्ड। तो ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये वोकल फोर्ड्स के पोजीशन और टेंशन को जो है इन्फ्लुएंस करता है लार्जली। These are triangular piece of hyaline cartilage located at the posterior superior border of cricoid cartilage। ये cricoid cartilage के बैक साइड और ऊपर हमारे पास पाए जाते हैं और ये भी हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली होते हैं, ये भी उनकी एक टाइप्स हैं। दूसरा हमारे पास है पेयर्ड कार्निकोलेट कार्टिलेज।
अनपेयर्ड कार्निकुलेट कार्टिलेज, हमारे पास हॉर्न शेप पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच एरेटिनाइड कार्टिलेज। जो हमारे पास एरेटिनाइड कार्टिलेज ऊपर जो गुजर चुका है ये इसके एपेक्स पे पाया जाता है। ये यहाँ पे पिक्चर में भी यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया हो, ये देखो यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है कि एरेटिनाइड कार्टिलेज, ये हाइड बोन यहाँ पे दिखाएं, ये यहाँ पे देखो ये क्रिकाइड कार्टिलेज, ये क्रिकाइड कार्टिलेज आपको है, ये थायराइड कार्टिलेज है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसे, जो कि आगे आ रहा है हमारे पास। ये क्या होते हैं कि ये कार्निकुलेट कार्टिलेज जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एट द एपेक्स ऑफ एरेटिनाइड कार्टिलेज, एरेटिनाइड कार्टिलेज के एपेक्स पे ये हमारे पास पाए जाते हैं। पेयर्ड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्लब शेप्ड पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज लोकेटेड एंटीरियरली टू कार्निकुलेट कार्टिलेज। ये हमारे पास जो कार्निकुलेट कार्टिलेज जो ऊपर गुजर चुका है ये इसके एंटीरियर पोर्शन पे जो हमारे पास पाया जाता है। इन सब का काम क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होती है, ये हमारे पास कोई वोकल फोर्ड में काम करता है तो कोई फूड को एयर के वे की तरफ जाने नहीं देता। तो ये हर कार्टिलेज अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। द फर्स्ट थ्री आर रिलेटिवली लार्ज एंड अनपेयर्ड, जो आगे थ्री जो गुजर चुके वो लार्ज होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं। द सुपीरियर वन द एपिग्लॉटिस कार्टिलेज इज अ स्पून शेप सपोर्टिव प्लेट इन एपिग्लॉटिस, द लार्जेस्ट द थायराइड कार्टिलेज। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि लैरिंक्स के कार्टिलेज में जो अनपेयर्ड कार्टिलेज में हमारे पास थायराइड कार्टिलेज ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है हमारे पास लैरिंक्स का। इट हैज एंटीरियर पिग लैरिंजियल प्रोमिनेंस commonly called Adam's apple which is larger in male due to testosterone, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। inferior to thyroid cartilage is ring like cricoid cartilage which connect larynx to trachea। और क्रिकाइड कार्टिलेज से थायराइड कार्टिलेज के नीचे हमारे पास क्रिकाइड कार्टिलेज होता है जो लैरिंक्स और ट्रीका को आपस में कनेक्ट करता है। तो एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है कि लैरिंक्स और ट्रीका को कनेक्ट करने वाला कार्टिलेज कौन सा है, तो आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा कि वो है क्रिकाइड कार्टिलेज। The remaining cartilage are smaller and occur in 3 pairs posterior to the thyroid cartilage are paired arytenoid, paired carniculate and थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पे फिर हमारे पास ये छोटे जो पेयर्ड कार्टिलेज हैं ये पाए जाते हैं, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है इन कार्टिलेज की यहाँ पे डायग्राम है, तो इस डायग्राम से भी आप देख लें और यहाँ पे भी इनकी डायग्राम है कि सबसे लार्ज जो हमारे पास है वो थायराइड कार्टिलेज है, सुपीरियर जो है वो एपिग्लॉटिस है हमारे पास। अब लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ये हम नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो है उसमें हम आपको एक्सप्लेन करके देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ इस यूनिट का। इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।